Hello dear students, historical happenings are going on। बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाएं हो रही हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं और आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूं मैं, लेकिन किन स्टूडेंट्स के साथ में। तो हम आज बात करेंगे दोज स्टूडेंट्स who are studying in class 12th and going to appear in 12th board examination in 2021। 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, खबरों का बाजार बहुत गर्म है, न जाने कितनी चीज़ें चल रही हैं जिनमें सत्यता का हाल क्या है और असत्य का हाल क्या है ये आप पहचान नहीं सकते। इसलिए सावधान रहिए, ऑथेंटिक बातों को सुनिए और उन्हीं पर अमल करते हुए आगे बढ़िए। चलिए आज जिन स्टूडेंट्स को जो कि 2021 में 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए बात करेंगे मे बी ऑफ मैथ्स और मे बी ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इम्पैक्ट पता करना है तो बहुत हॉट टॉपिक है ये। अब मैंने करीब इस टॉपिक को जो है जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना तभी सोच लिया था कि ये इम्पैक्ट करेगा और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट बड़ा आएगा किन पे, नीट पे भी और जेई पे भी। तो द टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑन जेई नीट 2021। इम्पैक्ट ऑन जेई नीट 2020, ओनली 21 नॉट 22। लॉजिकली बताऊंगा कि मैंने यार 22 क्यों नहीं लिखा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सो इम्पैक्ट ऑन जेई नीट 2021 ऑफ सीबीएसई रिड्यूस सिलेबस। बट अभी लेटेस्ट पहले बात कर लीजिए। अभी 8 जुलाई कोई थोड़ी देर पहले करीब 8 सवा 8 बजे के आसपास अनुराग त्रिपाठी करके सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले उसकी बात कर लीजिए तो मैं उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। वो काफ़ी मतलब वही बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लैरिटी पे ले आएंगे, स्पष्ट कर देंगे कि क्या क्या स्थिति है। तो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, ये जो सिलेबस रिड्यूस किया है ना, ये जो लेटेस्ट आपके पास में खबर है कि हमारी सीबीएसई जिसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस रिड्यूस किया है। बट वो जो सिलेबस रिड्यूस किया है जिस पे 30% का झंडा उठा के हम चल रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए। इसीलिए सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी को ये सारी चीज़ें एक अटेंशन नोटिस से स्पष्टीकरण देकर स्पष्ट करनी पड़ी हैं। तो देखिएगा कि ये सिर्फ किस सेशन के लिए है, इट इज़ ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021। और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, ये सिर्फ इसी एकेडमिक सेशन के लिए है, इट्स नॉट गोइंग फॉर 22। तो जो अभी स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, समझिएगा, जो स्टूडेंट क्लास 11th में हैं उन्हें 21 में 11th का एग्जामिनेशन देना है और उनका 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन 22 को होगा। तो उनके लिए ये रिड्यूस सिलेबस एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए क्या होना है, कैसे होना है, बोर्ड का क्या सिलेबस रहेगा, ये बाद में डिसाइड होगा। ये तो अभी जो 2021 एकेडमिक सेशन में जो 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल। समझ आ गया आपको? हाँ, बहुत जोर दे के कह रहा हूँ मैं। तो इट इज़ ओनली फॉर एकेडमिक सेशन 2021। ये जो 30% रिडक्शन की बात है ना, ये एग्जैक्टली 30% नहीं है यार। देखो, आप जब भी कहीं बड़े शोरूम के बाहर जाते हैं ना तो सेल का एक ज़माना चलता है, तो वहाँ बहुत बड़ा लिखा होता है 90%। तो लोगों को लगता है डिस्काउंट 90% मिल रहा है ना, घुस जाते हैं हम। फिर हम कहते हैं ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। फिर वो उठा के कहता है सर इस पे तो 30% डिस्काउंट है, इस पे तो 20% ही है, ठीक है, इस पे तो 10% ही है। तो हम फटाक से कहते हैं यार आपने बोर्ड पे तो यार 90% लिखा है। फिर वो हमें लेके आता है, फिर कहता है देखिए सर ऊपर अप टू भी लिखा हुआ है, अप टू 90%। तो अप टू 90% मीन मैं 90% तक डिस्काउंट दे सकता हूं, पर 90% ही दूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये जो आपकी चीज है कि आपका जो रिडक्शन ऑफ द सिलेबस है वो 30% नहीं है, इट इज अप टू 30%, समझना होगा। और ये कहां से कहां तक है, तो 190 सब्जेक्ट्स हैं। हाउ मेनी? 190 सब्जेक्ट्स,
फ्रॉम क्लास 9 टू 12th उनका एवरेजिंग करके अप टू 30% तक का ये सिलेबस रिडक्शन है। और बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं ऑल एफिलिएटेड स्कूल्स को, जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन्हें फॉलो कीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए, पेरेंट्स को बताइए। और एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर दिया हुआ है, इट इज नोन। आप भी जाइए एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए, वहां पे आपको एक ऑल्टरनेटिव जो है वो एकेडमिक कैलेंडर मिल जाएगा। सारे स्कूल्स को दे आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो दिस वन इन केस ऑफ एनी डाउट। ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के हमारे डिस्कशन का फोकस किन पर है, हमारे उन स्टूडेंट्स पे है जो 21 में बोर्ड में भी अपीयर होंगे और जो 21 में जेई और नीट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होंगे। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमम इफेक्ट किस पे आने वाला है? तो जो अभी 11th में है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो 10th में उस पर भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा बाद में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होना है। तो मैक्सिमम इफेक्ट जो आ रहा है वो इन्हीं लोगों पे आ रहा है 2021 सेशन पे, 12th स्टार्टिंग, इन्हीं की बात करेंगे। अच्छा, नीट और जेई के बार इम्पैक्ट चेक करना है, ठीक है ना। तो सिलेबस में आपकी चीज़ें देखें तो सब्जेक्ट 1 2 3 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। यार मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत दुख के साथ मैथ्स को नीचे लिखा है। अब मुझे बड़ा बहुत दर्द हो रहा था जब मैं बायोलॉजी को ऊपर लिख रहा था और मैथ्स को नीचे लिख रहा था। बट बॉस, ये गेम जो है ना सारा का सारा, इट इज़ अ मार्केट गेम। तो आज की तारीख में बायो का जो स्टूडेंट्स है जो अपीयर होता है नीट के लिए, इट इज़ 16 लाख। और मैथ्स का जो स्टूडेंट है जो अपीयर होता है ऑल इंडिया लेवल पे, वो 9 लाख है। बहुत बड़ा अंतर हो गया है। बायो का जो अमाउंट है, क्वांटा है, वो बहुत बड़ा हो गया है। दैट्स वाई मैंने प्रायोरिटी को बायो की क्या कर लिया है, ऊपर कर लिया है। जब वापस से क्वांटा ऑफ मैथ्स बढ़ जाएगा तो मैं उसको ऊपर कर लूँगा। हालांकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं तो हर तरफ सेफ हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट आइदर यू आर अपीयरिंग फॉर नीट और यू आर अपीयरिंग फॉर जेई, द फिजिक्स विल बी कॉमन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब इन 4 सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे और बहुत जिसे कहते हैं ना डेप्थ में बात करेंगे यार, कोई हल्की फुल्की बात नहीं करेंगे कोई। अब मैं रोज़ देखता हूँ सबके सब लोग आते हैं, डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू, कैसे हैं आपकी पढ़ाई, ड्रामा वरना नहीं करना है यार। दीज ऑल आर नॉनसेंस ड्रामास, ठीक है ना। आप सब अच्छे होते हैं, सबका अपना अपना ख्याल रखने वाला होता है दुनिया में बॉस, उसी का ख्याल रखा जाता है जो खुद का ख्याल रखता है, ठीक है ना। तो फोकस ऑन टू द स्टडीज, बी लॉजिकल, नेवर ट्राई टू बी इमोशनली ब्लैकमेल्ड। करते हैं लोग बाग, चक्कर में मत आइए, कुछ भी मत आइए, सीधी मुद्दे की बात कीजिए, क्योंकि 1 + 1 11 होता है इमोशनली, लेकिन टेक्निकली और फंडामेंटली तो वो 2 ही होता है। समझ आ गया आपको? आप 1 और 1 को जाके जेई मेंस में 11 नहीं कर सकते, याद रखना। समझ आ गया? तो यहाँ किसी भी तरह का कोई, जिसे कहते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग, काम नहीं करते। चलिए एक एक सब्जेक्ट लेंगे और हो सकता है कि आज के इस सेशन में मैं आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले पाऊँ या 2 सब्जेक्ट ले पाऊँ, इट डिपेंड्स ऑन टू द टाइम। बट चलिए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस में क्या चेंज किया गया है और उसका इंपैक्ट क्या आना है। ये ना भाई, सिलेबस में क्या चेंज किया गया है और उसका क्या इंपैक्ट आना है। तो बी केयरफुल। आप जब फिजिक्स के सिलेबस को 12th के लिए हम स्टार्ट करते हैं, 12th सीबीएसई के लिए, तो फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी में नेमिंग्स डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन जब आप चेक करेंगे सबकी सब चीज़ें तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको डिलीटेड सिलेबस कंप्लीटली दिया हुआ है और वो सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा चेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे नहीं है, बहुत कम चेंज है। यहाँ एक स्फेरिकल शेल की वजह से, स्फेरिकल शेल, इसकी वजह से यूजिंग गॉस लॉ, इज दैट क्लियर? गॉस लॉ को यूज करते हुए हम, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन की कुछ चीजें थी इनसाइड द स्फेरिकल शेल एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो इनको रिमूव कर दिया गया। एग्रीड? बट क्या इसका कोई इम्पैक्ट किसी भी हालत में जेई पर आना है या नीट पर आना है? तो नहीं आ सकता किसी भी हाल में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब भी आप गॉस लॉ को पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को पढ़ते हैं, जब भी मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना पूछे, हो सकता है आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना पूछे, बट फ्लक्स तो पूछ सकता है ना यार। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो आप भले इस डेरिवेशन से सेव हो जाते हैं कि दिस डेरिवेशन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, बट रिलेटेड टू दैट
द कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस कैन बी आस्क्ड। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ रेड कलर से एक क्रॉस लगा रहा हूँ कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला नहीं है किस पे, जेई पे और नीट पे। सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है कि मैं इसे डेराइव करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी भी हाल में, बट कंसेप्चुअली तो आपको इसे समझना होगा। इज दैट क्लियर? ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब आप इनर और आउटर पॉइंट्स की बात करते हैं तो वहाँ आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यू आर जस्ट मेकिंग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो वो कंसेप्ट तो आपके लिए नेसेसरी है ही सही, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो एज फार एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंसर्न, ओनली चेंज इज दैट स्फेरिकल शेल। करंट में कमाल हो गया यार, अब ये देख के ऊपर से लेके नीचे तक मैं भी हिल गया था, और इन्होंने ये जो भी चेंज किया है दैट चेंज इज हाईली इलॉजिकल। मैं बिल्कुल सीना तान के कह रहा हूं कि ये चेंज हाईली लॉजिकल है। कोई भी आदमी जिसने फिजिक्स को पढ़ाया है या फिजिक्स की समझ है ना, वो कहेगा यार इट इज अ ब्लंडर, ये ब्लंडर है। गारंटी है मेरी आपको। क्या किया इन्होंने, एक तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर दिया। सरप्राइजिंग इसलिए है कि यदि आप 2019 जेई मेंस के पेपर्स की बात करें फॉर जनवरी सेशन एज वेल एज अप्रैल सेशन, तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने हर पेपर को बहुत डिटेल में स्कैन किया था और मुझे लगा कि उन पेपर्स में से मुश्किल से एक आध पेपर में कलर कोडिंग ऑन कार्बन रजिस्टर्स पे क्वेश्चन नहीं होगा, वरना लगातार क्वेश्चन था। और मैं आपको ये पहले भी बता दूं कि जब तक एनटीए ने कमाल नहीं संभाली थी, मतलब जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन नहीं हुआ था, इट वाज नॉट देयर, उससे पहले कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स पे कभी क्वेश्चन नहीं आता था। तो एक बड़ा मेजर चेंज था ये। लेकिन अब चूंकि ये सीबीएसई के सिलेबस में से विड्रॉ कर लिया गया है, तो हो सकता है जब 21 में आप, क्योंकि समझिएगा इसको लॉजिकली समझिए कि 21 में यदि शेड्यूल्ड वे में हम चले तो हम जनवरी की बात करेंगे ना, तो जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट तो वही फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकंड वीक ऑफ जनवरी 21 में होना है, और नेक्स्ट कब होना है, अप्रैल में होना है। अच्छा, आपका नीट कब होना है, तो वो मई में होना है। यदि हम शेड्यूल वे में चले, समझ आ गया, तो आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में से यदि इस टॉपिक को हटा लिया जाता है तो लॉजिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भी प्रेशर बनेगा कि जब हमारा 12th का स्टूडेंट इसे पढ़ ही नहीं रहा है, देन व्हाई यू आर पुटिंग इट इनटू द सिलेबस। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हो सकता है कि जेई और नीट के सिलेबस से कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स को विड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कई सारे चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, किस कलर के लिए क्या वैल्यू ली जाती है, हमारे पास में टॉलरेंस की वैल्यूज़ क्या हैं। जब आपके पास में सिल्वर जो है वो लाइनिंग है तो टॉलरेंस कितना है, गोल्ड लाइन है, गोल्ड का रिंग है तो टॉलरेंस कितना है, नाइदर सिल्वर नोर गोल्ड, दोनों रिंग नहीं है तो फिर टॉलरेंस कितना है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुशी महसूस करें यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता कि याद रखने में भी कोई किसी तरह की दिक्कत आती, बट वी आर प्रोफेशनल्स यार। यदि हमारे लिए ये सिलेबस में है तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और यदि ये हमारे लिए सिलेबस में नहीं है तो हम कह देंगे यार इट इज़ यूजलेस। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ जो हमारे काम की है, वी शुड हैव टू एंजॉय इट। माइंडसेट होता है ये, मुझे मेरे काम में मजा आना चाहिए, ठीक है। यदि मेरे सिलेबस में कार्बन रजिस्टर्स हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और नहीं है तो मुझे बात ही नहीं करनी यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, बहुत इंटेंस हूँ। चलिए, तो ये एक खतरनाक काम इन्होंने किया। वो खतरनाक काम क्या है यार, मैं मतलब लिखने से पहले भी डर रहा हूँ उस चीज़ को कि ये तो चलो ठीक है, आपने कलर कोडिंग को विड्रॉ कर दिया, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अरे भाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो इसको तो कहीं कोई रिमूव कर ही नहीं सकता, बिकॉज बिना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के आप आगे चल के कुछ भी नहीं पढ़ सकते यार। क्या पढ़ सकते हैं? जहाँ पे भी जंक्शन आएगा
तो जंक्शन आने के बाद में दो रेजिस्टेंसेस ज्वाइन होंगे, मे बी सीरीज, मे बी पैरेलल और नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल, बट बेसिक सीरीज और पैरेलल है। तो आपका ये डेरिवेशन जरूर रिमूव हो गया है, लेकिन सिर्फ डेरिवेशन रिमूव हुआ है। इसे आपका जेई और नीट सिलेबस में से कभी कोई रिमूव करने वाला नहीं है, चाहे आपका बोर्ड रिमूव करने के साथ साथ किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन दे दे, कोई आपको पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, पर आने वाले जेई 21 के लिए और नीट 21 के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो गया। अब चलिए, तो एक बड़ा चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बड़ा चैप्टर है ये, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें से। हाँ, बहुत मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको वाकई रिमूव किया जा सकता था, और मैं आज अप्रिशिएट भी करूंगा सीबीएसई के एफर्ट को कि उन्हें रिमूव किया गया। एक तो यहाँ से साइक्लोट्रॉन करके इट वाज अ डिवाइस जो चार्ज एक्सेलरेटर था। हालांकि जितनी भी न्यूक्लियर लेबोरेटरीज हैं उनमें पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह साइक्लोट्रॉन का बहुत यूज़ होता है, लेकिन वो अप्लाइड फिजिक्स है यार, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया गया। इट वाज सिंपली बेस्ड ऑन मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो आपका हमेशा कोर्स में रहेगा, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। लॉरेंट्ज फोर्स हटा ही नहीं सकता कोई, इट इज द लाइफ ऑफ फिजिक्स, इट इज द लाइफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे तो रहना ही रहना है। चलिए, सिर्फ हटाया क्या गया, उसका एक एप्लीकेशन। तो आपके एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते थे ना, वो रिमूव हो गया, दैट गेट रिमूव्ड आउट। बट इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिक मटेरियल्स में से टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइक मीन्स बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज फेरोमैग्नेटिक, व्हाट आर गोइंग आउट टू बी एज मैग्नेटिक डाइपोल्स, व्हाट आर गोइंग टू बी एज मैग्नेटिक डोमेन्स, how magnetic domains get formed out, what are the properties of ferromagnetic materials, what is coercivity, what is BH curve, that is known to be as hysteresis curve and hysteresis loop। तो वो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज थी उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। आई थिंक शायद ये वाली चीज हो सकता है कि जेई का जब सिलेबस रिड्यूस किया जाए बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आई एक्सपेक्ट के होना चाहिए, यदि ये जनवरी 2021 में एग्जाम करवाते हैं, एनटीए यदि जनवरी 2021 में एग्जाम करवाता है तो उसे डेफिनेटली सिलेबस रिड्यूस करना होगा, और दैट टाइम मैग्नेटिक मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टीज डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इन पे इस समय जब आप पढ़ रहे हैं तो इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है किसी भी हाल में, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। चलिए, गुड वन, ओके। चलिए, तो अब चलें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो दुखती रग होती है, आपकी सब जानते हैं। तो पहले दुखती रग पे हाथ रख के बात कर देता हूँ। सारा खेल मतलब बहुत एज अ टेक्नोक्रेट मुझे बहुत अफसोस है, इज दैट क्लियर, एज एन इंजीनियर मुझे बहुत अफसोस है कि मैक्सवेल का जो बहुत बड़ा काम था उसे थोड़ा सा हटा दिया गया है, थोड़ा सा रिमूव किया गया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के एम्पियर्स सर्क्यूचुअल लॉ में देयर वाज अ इनकंसिस्टेंसी, देयर वाज अ इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्क्यूचुअल लॉ। तो मैक्सवेल साहब ने उसे क्या कर दिया था, इट वॉज मॉडिफाइड, इट इज नोन टू बी एज मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूचुअल लॉ, दैट इज ऑल्सो बी नोन एज मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूचुअल लॉ। और वहाँ एक कंसेप्ट आया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जो एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था, इट इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट भी था यार, इसको लोग रट तो लेते थे पर इसे समझना आसान नहीं था, और जो इसे समझ जाता था ना उसकी गंगा पार हो जाती थी यार। जो डिस्प्लेसमेंट करंट समझ गया बस वो आइडियन हो जाता था, तो क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए यार, उसके लिए अच्छा खासा ब्रेन चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को रिमूव किया गया, और मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, इसको रिमूव नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट में से एक वर्ड होता था पावर फैक्टर, और एक वर्ड होता था वॉटलेस करंट। इट इज वॉटलेस करंट, या आई लिख रहा हूं यार, समझना मेरे पास जगह कम है। तो किस किस चीज को, पावर फैक्टर को, ठीक है, पावर फैक्टर के साथ वॉटलेस करंट को, दोनों को रिमूव कर दिया है।
तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब पता लगा मुझे प्रॉब्लम यह है कि विदाउट पावर फैक्टर आप अल्टरनेटिंग करंट का करोगे क्या? विदाउट पावर फैक्टर हाउ यू कैन डिफाइन द पावर? क्योंकि पावर की वैल्यू P इज इक्वल्स टू VI cos phi थी, उसमें जो भी कुछ था वो था ही आपका पावर फैक्टर। समझ गए? तो ये बड़ा जिसे कहते हैं कि रिमूवल इट इज़ नॉट गुड। कौन सी चीज़? दोनों का ही इट इज़ ये मैंने पहले बोला था कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिमूवल हाईली लॉजिकल है, ये बहुत गलत डिसीजन है। और दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ से पावर फैक्टर का आप वॉटलेस करंट को रिमूव कर देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ सिंपली ए करंट। आप वॉटलेस करंट को रिमूव कर दीजिए, बट पावर फैक्टर को आप एसी में से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने पावर फैक्टर रिमूव किया, खेल सारा लैगिंग और लीडिंग का खत्म हो जाता है। जबकि आपका जैसे ही इंडक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ही कैपेसिटर इंट्रोड्यूस होता है, देयर इज मतलब एक लड़ाई चालू होती है, या तो करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा। सारा खेल ऑल्टरनेटिंग करंट में यही है। तो ऑल्दो इट इज इलॉजिकल, बट कर कुछ नहीं सकते, मुस्कुराते रहना है। आप यहाँ भले इसे रिमूव कर दीजिए, वहाँ तो आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। सो इट विल ऑलवेज बी देयर एट दिस प्लेस। एग्रीड? थोड़ा सा आगे चलें। मैं जैसे ही आपके पास ड्वेल नेचर पे पहुँचता हूँ, यहाँ से एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता था CBSE में यार, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, इट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इसको रिमूव कर दिया है, हाईली थियोरेटिकल था और हम पढ़ाते थे इसको बहुत जिसे कहते हैं कि पूरा पूरा दिल लगा के पढ़ाते थे। ग्राफ आता था एक इसमें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बच्चा यहाँ जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। हमें बहुत इम्पैक्टफुल काम करना पड़ता था उस दिन, साउंड का लेवल बहुत ऊपर रखना पड़ता था, एनर्जी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती थी। तो ऑल्दो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज इट इज़ हैविंग नॉट अ बिग सिग्निफिकेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, हो भी जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक खतरनाक काम किया है इन्होंने, रेडियो एक्टिविटी का बैंड बजा दिया पूरी तरीके से। हालांकि ये मॉडर्न फिजिक्स का वो पोर्शन है जहाँ स्टूडेंट्स थक जाते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा महीने भर तक, फिर करंट को पढ़ा महीने भर तक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड सब, तो यहाँ तक आते आते बेचारा स्टूडेंट थक जाता था। तो ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी इंटरेस्टिंग नहीं है या लॉजिकल नहीं है, अरे भाई सारा न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन तो यही है। बट बिकॉज स्टूडेंट थक जाता था, लोग उसको थका देते थे ज़बरदस्ती, ठीक है ना। मैं लोगों को दोषी देता हूँ कि सिलेबस को बड़ा करके उसे सिर्फ ज़बरदस्ती में कि ये हो जाएगा, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें, ठीक है। ये टीचर का काम है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी बहुत सिंप्लीफाई करके समझा के निकल जाना, समझा। ये टीचर का ही तो काम है। यदि कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को सिंप्लीफाई नहीं कर पाया तो फिर वो काहे का टीचर यार, फिर तो चीटर है फिर तो चीटर हो गया ना। बट ठीक है, चलता रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, ठीक है। हम तो ये याद रखो बस, जिसने मंजिल हासिल करनी है ना वो तो कर लेगा कैसे भी, यहाँ से नहीं तो कहीं और से कलेक्ट कर लेगा, उसको पता रहता है, क्योंकि उसकी जिजीविशा बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैंने आज ही क्रेडी जी के फेसबुक पेज पे एक ज़बरदस्त स्टोरी जो है ना वो शेयर की है। यार कोरोना कर रहे हैं हम, है ना, पिछले 3 महीने से पागल हुए जा रहे हैं। एक सरिता नाम की बिटिया है, राजस्थान बोर्ड का आज रिजल्ट आया 8 जुलाई को, एंड यू गेट सरप्राइज्ड आउट दैट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स शी गॉट 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। अंदर दम होना चाहिए आदमी ठीक है। तो कोई बहाना वाना नहीं चलता, जिसको कर गुजरना होता है ना। तो ये सीखिए फ्रॉम क्रेडी जी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए, ये सीखिए बेटा। ये मतलब ये मेरी या क्रेडी जी की एक बड़ी बात है कि हम ये सिखा देते हैं, बिकॉज हम झूठी बातें नहीं करते यार, हम दिलासा नहीं देते यार, हम हकीकत पे बात करते हैं, हम लॉजिक्स पे बात करते हैं, हम उसे सिखाते हैं कि भाई सफलता के लिए पढ़ना पड़ेगा। फॉर सक्सेस देयर इज नो बाईपास रूट एट ऑल देयर, कोई बाईपास रूट नहीं। तो चलिए रेडियो एक्टिविटी में से हटाया क्या, तो रेडियो एक्टिविटी और जिसे कहते हैं ना कि न्यूक्लियस कब स्टेबल होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का जो रीजन है इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ही विड्रॉ कर दिया। किसको हटा दिया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। रेडियो एक्टिव डीके के लॉ हटा दिए, तो आपने डीके लॉ हटा दिए, आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बट आप पता तो करिए कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो ये होना है, बिकॉज
आपका जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है ना, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो डिस्टर्ब होता है, तभी तो जाके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, तभी न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ। तो या तो छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बना लेंगे जो स्टेबल होगा, या बड़ा न्यूक्लियाई अपने आप को डिसइंटीग्रेट करके छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा, एंड दैट इज नोन टू बी एज व्हाट वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। तो जो बेसिक्स है उसको थोड़ा सा दूर किया है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ से भले हटा दिया गया हो, लेकिन ये यहाँ तो रहेगा, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर इट, ठीक है। बस आप इसका थ्योरी प्रिपेयर मत कीजिएगा, दैट हाउ टू आंसर इन सीबीएसई। तो यहाँ से जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, जब आप प्रैक्टिस करें तो इनको अवॉइड कर दीजिएगा सबके सब लोग। रे और वेव ऑप्टिक्स की बात करूँ मैं आपसे, तो वेव ऑप्टिक्स में से कंप्लीट पोलराइजेशन हटा दिया गया है। पोलराइजेशन अब सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। ये जेई एडवांस के सिलेबस में भी नहीं था डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो दिस इज इट इज अ वेलकम थिंग, इट इज अ वेलकम थिंग। तो पोलराइजेशन कंप्लीटली हटा दिया गया। एक और थोड़ी सी चीज थी जो थोड़ा सा, जिसे आप बोरिंग कहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ PWR लिख रहा हूं, ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड थिंग थी। हालांकि इस पे क्वेश्चन आता था, नीट में भी क्वेश्चन आता था रेगुलरली, और जेई में भी क्वेश्चन आता था। इसको यदि यहाँ से रिमूव कर दिया गया तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। आगे आपको मेरी बात समझ। एक और चीज समझ लीजिए, लास्ट है आपके पास में, अब मेरा एक चैप्टर बचता है, दैट इज नोन टू बी एज सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट। एनटी अभ्यास ऐप में मेरे ख्याल से अब तक 50 पेपर्स ये लोग दे चुके हैं, 50 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स। सरप्राइजिंग यार, 50 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स का मतलब होता है 75 इंटू 50 और 75 इंटू 50 इंटू 180 में अब हजारों क्वेश्चन हर लगभग हर पेपर में। मैं आपको कह सकता हूं कि 50 में से करीब 45 पेपर में जेनर डायोड पे क्वेश्चन था, एंड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सीबीएसई ने उसको रिमूव कर लिया। तो ये जेनर डायोड एंड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर, इसे रिमूव कर दिया गया है। और ये यहाँ रिमूव हुआ है तो हो सकता है इसे यहाँ पर भी रिमूव कर दिया जाए। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने आपको लॉजिकल वे में बता दिया है कि ये सिलेबस में से रिमूव हुई हैं। आपको अब इनकी थ्योरी के बारे में, इनकी क्वेश्चन आंसरिंग के बारे में, हाउ टू राइट देम, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इनके बारे में बॉदर नहीं करना चाहिए। साइक्लोट्रॉन क्या है, अरे यार गोली मार दीजिए, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, गोली मार दीजिए। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, गोली मार दीजिए, ठीक। तो अब आप बहुत सुखी हो सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टाइम हो गया, अब मैं ये ही सेशन आपका लूँगा ऑन केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी इन नेक्स्ट सेशन। इज दैट क्लियर? लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे, हाँ यार, आप जब मुस्कुराते हैं ना सबके सब, तब मुझे बहुत मज़ा आता है। गुड बाय, थैंक यू।